तो बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा फंक्शन ओवरलोडिंग। इसको पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, फंक्शन ओवरलोडिंग। एक वर्ड इसमें आएगा सिग्नेचर। सिग्नेचर, फंक्शन का सिग्नेचर। तो फंक्शन ओवरलोडिंग है क्या, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। देखो, जो हम फंक्शन बनाते हैं सी में या C++ में, उस फंक्शन का एक नाम होगा, उसकी रिटर्न टाइप होगी और वो कुछ आर्ग्यूमेंट इनपुट के तौर पे रिसीव करेगा, ठीक है। और फिर उसकी बॉडी होगी जिसमें कि वो फंक्शन क्या काम करेगा जब उसको कॉल करेंगे, तो वो उसकी बॉडी में लिखते हैं। तो ये फंक्शन के डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए। अब आप ये देखो कि जिस तरीके से हम वेरिएबल, एक नाम का एक ही वेरिएबल यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से हम एक नाम का एक ही फंक्शन बना सकते थे। अभी तक हमने बनाया है। मतलब अगर फंक्शन का नाम एक है, सी में ऐसे ही थी लिमिटेशन कि भाई अगर आपने किसी एक नाम का फंक्शन बना दिया तो उसी नाम का दूसरा फंक्शन आप नहीं बना सकते। लेकिन C++ क्या कहती है कि आप एक नाम से कई फंक्शन बना सकते हो। इसको बंद कर दे, ईंट लगा दे आगे। कि एक नाम से कई फंक्शन बना सकते हो। चलो बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। लेकिन जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉल तो नाम बुलाकर ही करते हैं, नाम से ही करते हैं फंक्शन को कॉल। तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस टाइम कौन से वाला फंक्शन कॉल होगा। मान लो आपने किसी एक नाम से दो फंक्शन बना दिए और फिर आपने उसको कॉल कर लिया। तो जब आप उसको कॉल कर रहे हो तो उन दोनों फंक्शन में से कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, मतलब कौन से फंक्शन की बॉडी रन होगी। तो इसका फैसला कैसे होगा, जब हमको एक से ज़्यादा नाम, एक नाम से ज़्यादा फंक्शन बनाने की फैसिलिटी दे रहा है C++, तो फिर उसका झगड़ा भी सुलझाएगा कि भाई जब हम उस फंक्शन को, उस नाम को कॉल करेंगे तो कौन से वाला वर्जन फंक्शन का कॉल होगा। उसमें टर्म आती है सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या होता है, फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट। अब आप ये देखो कि आपको C++ ने फंक्शन, एक से ज़्यादा फंक्शन सेम नाम के बनाने की परमिशन तो दे दी, भाई अब बना लो, भाई एक ही नाम के कई फंक्शन बना लो। लेकिन आपको उसमें कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क करना पड़ेगा। जैसे एक फैमिली में, चलो फैमिली में तो फैमिली वाला एग्जांपल तो नहीं चलेगा, फैमिली में तो नाम ही अलग होगा। क्लास ले लो, जैसे एक क्लास में एक ही नाम के दो बच्चे हों लेकिन उनकी कास्ट, उनका सरनेम अलग अलग हो। तो मैं अगर किसी को बुलाना चाहूँगा तो मैं खाली नाम तो नहीं लूँगा, नाम से तो दोनों बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे किसको बुला रहा है। तो मैं क्या करूँगा, उसका सरनेम भी बोल लूँगा, मतलब कोई डिस्टिंग्विशिंग फीचर बताऊँगा जिससे कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए। तो फंक्शन में हमें वो यूनिकनेस कैसे रखनी है
वो यूनिकनेस सिग्नेचर की मदद से रखनी है। जब हम एक ही नाम के कई फंक्शन बनाने चाहेंगे तो हम नाम तो उसका भले ही सेम रखें, वो तो हमें परमिशन है, लेकिन हमें उनके सिग्नेचर का मतलब आर्ग्यूमेंट लिस्ट, पैरामीटर लिस्ट, वो अलग अलग रखनी है। अलग अलग, उनकी अलग होने की क्या मीनिंग क्या है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट में फ़र्क हो सकता है तो वो अलग मानी जाएंगी। अगर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम हैं तो उनकी टाइप में फ़र्क हो सकता है। मान लो आपने पहली आर्ग्यूमेंट इंट ले ली, दो आर्ग्यूमेंट हैं, पहली आर्ग्यूमेंट इंट ले ली, दूसरी आर्ग्यूमेंट फ्लोट ले ली। दूसरे फंक्शन में नाम सेम है और पहली आर्ग्यूमेंट फ्लोट ले ली, दूसरी आर्ग्यूमेंट इंट ले ली, तो वो दोनों फंक्शन अलग माने जाएंगे, उनका सिग्नेचर अलग होगा। तो सिग्नेचर का मतलब क्या हो गया अब कि भाई कितनी उसमें आर्ग्यूमेंट हैं, पैरामीटर कितने हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर, या तो पैरामीटर ही अलग हो। एक फंक्शन आपने बनाया उसमें एक पैरामीटर यूज कर लिया, दूसरा फंक्शन बनाया उसमें दो पैरामीटर यूज कर लिए। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा अभी। तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग हो सकती हैं। मैं आर्ग्यूमेंट बोलता हूं बार बार, वास्तव में जो सिग्नेचर है वो पैरामीटर है। जब हम कॉल करते हैं फंक्शन को तो हम आर्ग्यूमेंट देते हैं, तो आर्ग्यूमेंट देने पे ही उसका फैसला होगा कि भाई कौन से वाला फंक्शन कॉल होगा। कॉलिंग टाइम पे ही उसका डिसीजन होगा कि भाई कौन से वाला वर्जन फंक्शन का कॉल करना पड़ेगा उसको, कंपाइलर को। तो जब मैं कॉलिंग करूंगा तो मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा, जब मैं फंक्शन की डेफिनेशन लिखूंगा, फंक्शन को डिफाइन करूंगा, तो मैं पैरामीटर बता रहा हूं। तो सिग्नेचर तो पैरामीटर है और कॉलिंग के वक्त मैं उस सिग्नेचर को यूज करूंगा कि मैंने कौन सा सिग्नेचर बताना है। तो जैसे मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा वैसा सिग्नेचर बता रहा हूं। समझ गए बात को? तो इस तरीके से मैं इसको बोलेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग वर्ड का मतलब ये है कि भाई आपने एक ही नाम पे ज़्यादा बोझ डाल दिया, एक ही नाम का ज़्यादा यूज कर लिया, ओवर यूज कर लिया। तो ओवरलोडिंग का मतलब ये है। पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड यूज करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म बायो का वर्ड है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब कई रूप, कई रूप। ये कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का जो वेरिएंट है वो पॉलीमॉर्फिक है। वो भाई अपना रंग रूप बदल लेता है, अपनी शक्ल बदल लेता है, अपना बिहेवियर बदल लेता है इसीलिए पकड़ में नहीं आता जल्दी से। तो पॉलीमॉर्फिज्म के मैनी बिहेवियर, उसके डिफरेंट बिहेवियर हो सकते हैं। तो जब हम डिफरेंट फंक्शन बनाएंगे, एक ही नाम होगा और एक से ज़्यादा फंक्शन बना लिए, तो उन सभी फंक्शन में हम जो बॉडी लिखेंगे, जो फंक्शन का लॉजिक लिखेंगे, वो अलग अलग होगा। इसका मतलब एक ही नाम का फंक्शन अलग अलग बिहेव कर सकता है। हमने कौन सा वर्जन कॉल करना है वो हम फैसला करेंगे आर्ग्यूमेंट देते वक्त, सिग्नेचर बताते वक्त, कि भाई मैं इस सिग्नेचर का फंक्शन कॉल करना चाहता हूं, और सिग्नेचर बताएंगे विद द हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये क्लियर हो गई बात? अब आप इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो ये है आपका, यहां से शुरू कर लेता है। मैं अभी कोई क्लास नहीं बना रहा, मेन फंक्शन में ही और यूडीएफ बनाकर ही आपको मैं समझा रहा हूं। मेन, और इसमें मैं void show
void show ये मैंने 4 फंक्शन बना दिए। ये क्या लिखा है मैंने मेन के अंदर, क्या लिखा है, ये इनकी प्रोटोटाइप लिखी है। प्रोटोटाइप में हम सिर्फ फंक्शन की रिटर्न वैल्यू बताते हैं, रिटर्न टाइप बताएंगे, फंक्शन का नाम बताएंगे और पैरामीटर्स की टाइप बताएंगे, सिर्फ टाइप। यहाँ पर वेरिएबल का नाम कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ये प्रोटोटाइप हो गए। इसमें देखो सभी फंक्शंस का नाम सेम है, शो नाम है। शो नाम के 4 फंक्शन मैंने बनाए हैं, लेकिन इनका सिग्नेचर अलग अलग है। सिग्नेचर क्या था, पैरामीटर लिस्ट। तो इसका पैरामीटर कोई नहीं है, वॉइड है, वॉइड लिख सकते हो यहाँ पे। इसका पैरामीटर 1 है इंट टाइप का, इसके 2 हैं, इसके भी 2 हैं। तो इन दोनों में कैसे डिसीजन करेगा, अगर हम फंक्शन कॉलिंग के वक्त दोनों इंटीजर वैल्यू देंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल करेगा, और अगर एक इंट और एक फ्लोट देंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल करेगा। सिग्नेचर मैचिंग करेगा वो, जिससे मैच हो जाएगा उसको कॉल कर लेगा। अब आप इनका लिख लो, कॉल कर लो। शो शो 50 शो 507.9। और बस ये मेन फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मेन फंक्शन ख़त्म होने के बाद मैंने इन चारों फंक्शंस की डेफिनेशन लिखनी है। अभी तक डेफिनेशन नहीं लिखी, अभी सिर्फ पहला काम प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया है। दूसरा काम, इसमें क्या क्या काम हो गए, 3 काम होते हैं फंक्शन यूज करने के लिए। पहला काम प्रोटोटाइप डिक्लेयर करो, दूसरा काम उसकी डेफिनेशन दो, तीसरा काम उसको कॉल करो। तो इस मेन में मैंने फर्स्ट काम कर दिया, प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया, और थर्ड काम कर दिया, फंक्शन को कॉल कर लिया। लेकिन अभी दूसरा काम बाकी है, फंक्शन की डेफिनेशन बाकी है। तो मैं इसके बाद मेन ख़त्म होने के बाद फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। पहला फंक्शन void शो void, इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ cout this function receives nothing, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, टर्मिनेशन कर दिया, क्लोजिंग ब्रेसेज लगा दी, टर्मिनेशन कर दिया। दिस फंक्शन रिसीव्स नथिंग। दूसरा वर्जन मैंने डिफाइन किया void शो इंट। यहाँ पे अब मुझे ये हेडर, इसको हेडर बोलते हैं, समझते हो ना। दिस इज हेडर ऑफ द फंक्शन। हेडर स्टेटमेंट जो आप लिखोगे, इसमें वेरिएबल्स जो पैरामीटर्स आपने यूज करने हैं उनके नाम, पैरामीटर्स के नाम यहाँ पर आप करो। यहाँ पर तो है ही नहीं कोई पैरामीटर, तो कोई जरूरत नहीं है।
यहाँ पर अब आपका पैरामीटर यूज होना है, एक पैरामीटर इंट टाइप का, तो इंट आई कुछ भी लिख लो, और यहाँ पर आप सी आउट स्टेटमेंट दे दो कि दिस फंक्शन रिसीव्स 1 वैल्यू एंड आई आगे छाप दो, समझ गए ना। दिस वैल्यू, दिस फंक्शन रिसीव्स 1 वैल्यू विच इज आई, ये टर्मिनेशन, ये रेसिज और ये टर्मिनेशन। समझ गए इसमें क्या लिखोगे, मैसेज है कुछ भी लिख लो, आई की वैल्यू आपने छाप दी। ऐसे ही तीसरे फंक्शन की डेफिनेशन लिखो, हेडर लिखो, वॉइड नाम वही लिखना है, शो। अब इसमें 2 इंट टाइप के हैं, तो इंट आई, इंट जे, और ऐसे ही आप सी आउट स्टेटमेंट देके आपने मतलब मैसेज कुछ भी छाप दो ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए, ट्रेस हो जाए कि ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है ना। वैल्यू छाप दोगे तो ज़्यादा वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ जी ठीक वैल्यू हमारी पास हो रही है। और ऐसे ही चौथा फंक्शन, नाम सेम है, शो, और पहला इंट, इंट आई नोट है, ऐसे ही इसको छाप हो गया। अब आप मुझे ये बताओ, ये आप जनरल आइडिया समझ गए हो कि भाई फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली है क्या, सिग्नेचर क्या है, और सिग्नेचर को हमें कैसे डिफरेंट रखना है, और कॉलिंग के वक्त हम जितनी आर्ग्यूमेंट या जो आर्ग्यूमेंट देंगे, जिस टाइप की आर्ग्यूमेंट देंगे उसी टाइप को देखकर वो सिग्नेचर मैचिंग कर लेगा, और सिग्नेचर मैच हो जाएगा, उस वर्जन को एग्जीक्यूट कर देगा, कॉल कर लेगा। इतनी बात होगी क्लियर। अब आप ये देखो कि अगर सिग्नेचर मैच नहीं होता, मान लो आपने 3 आर्ग्यूमेंट दे दी फंक्शन कॉलिंग में, ये बिना आर्ग्यूमेंट का, इसका वर्जन भी मौजूद है, ये 1 आर्ग्यूमेंट का, इसका वर्जन भी मौजूद है, ये 2 आर्ग्यूमेंट का है लेकिन इसने मैचिंग कर ली, मैच हो गया, ये भी 2 आर्ग्यूमेंट का है, इसने इसका सिग्नेचर मैच कर लिया, ये भी हो गया। अब सपोज करो आप 3 आर्ग्यूमेंट दे देते हो, अब 3 का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, प्रोटोटाइप ही नहीं बना रखा आपने, 3 पैरामीटर वाला सिग्नेचर ही आपके इसमें आपने नहीं डिक्लेयर किया हुआ, तो क्या होगा, एरर दे देगा। सिंपल बात है, अगर सिग्नेचर मैच नहीं होगा तो उसको समझ नहीं आएगी कि मैंने कौन सा वर्जन कॉल करना है भाई, तो एरर दे देगा, ठीक है। अब सपोज करो नंबर ऑफ आर्गुमेंट अगर नहीं मिलती तो एरर मिल जाएगी 100%। कोई इसमें आप दिमाग में कुछ ख्याल लाओ ही मत कि एरर नहीं मिलेगी। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर मैच नहीं करती तो 100% आपको एरर मिल जाएगी। सपोज करो कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैच कर रही हैं, 2 आर्ग्यूमेंट वाला आपने वर्जन बना रखे हैं, 2 वर्जन बना रखे हैं, 2 आर्ग्यूमेंट वाले, आपने भी 2 ही आर्ग्यूमेंट दिए हैं, 2 पैरामीटर वाले फंक्शन बना रखे हैं और आपने 2 आर्ग्यूमेंट दी है, लेकिन उनकी टाइप मैच नहीं करती, टाइप मैच नहीं करती। सपोज करो आपने यहाँ पर बनाया था फ्लोट की बजाय करैक्टर दे दो, तो अब ये क्या कोशिश करता है कि भाई सबसे पहले तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट देखेगा। अगर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मिसमैच ही हो रही है ही नहीं उतने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट का कोई वर्जन, तो एरर आपको 100% दे देगा। अगर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैच कर रही हैं फिर ये कोशिश करता है मैक्सिमम मैचिंग करने की। मैक्सिमम मैचिंग करने का मतलब ये है कि भाई अगर आपने क्या किया, एक इंट दे दिया और ये फ्लोट था ना, इसका तो मिल चुका है वर्जन, मान लो यहाँ पर दोनों ही फ्लोट दे दिए,
यहाँ भी फ्लोट दे दिया और यहाँ भी फ्लोट दे दिया, लेकिन दोनों फ्लोट वाला तो कोई वर्जन है नहीं आपका। तो अब ये क्या करेगा, ये फोर्सफुली टाइप कन्वर्जन करने की कोशिश करेगा, टाइप कन्वर्जन करने की कोशिश करेगा। अब ये देखना है कि आपने दोनों फ्लोट दे दिए तो, और आपके पास है दोनों इंट वाला वर्जन और एक इंट और एक फ्लोट वाला वर्जन। तो एक फ्लोट तो एग्जैक्टली मैच हो रहा है, तो इसके ऊपर वो कोशिश करेगा, इसको पकड़ लेगा। एक की तो 100% मैचिंग कर दी उसने, फ्लोट टाइप है, फ्लोट ही पैरामीटर की टाइप है, फ्लोट ही आपकी आर्गुमेंट की टाइप है, तो वो तो मैच हो गई। एक आर्गुमेंट आपने इंट टाइप की दी है, सॉरी फ्लोट टाइप की दी है, और यहाँ पर इंट टाइप है, तो वो क्या करेगा भाई, फ्लोट टू इंट कन्वर्जन कर देगा। मतलब इस फ्लोट को मान लो ये 500.0 होता, 0 ही तो करना है हमने, फ्लोट हो गया, ये दोनों फ्लोट हो गए, तो ये तो फ्लोट से फ्लोट मैच हो रहा है, इसलिए इस वाले वर्जन को ये पकड़ लेगा। इसकी मैचिंग हो गई, इसकी मैचिंग में दिक्कत आ रही है, ये इंट मांगता है, हम फ्लोट दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, उस फ्लोट को कन्वर्ट करके इंट में बदल देगा। कैसे बदलता है इंट में भाई, उसका डेसिमल पार्ट ट्रंकेट कर देगा, काट देगा, पूंछ काट दी और बाकी की बॉडी जो होल बॉडी है वो ले ली, वो उसने असाइन कर दी, तो ये टाइप कन्वर्जन कर लेगा। मतलब ये है कि आपने जितने वर्जन, ओवरलोडेड वर्जन आपने बनाए हैं, लिखे हैं, कंपाइलर की कोशिश होती है भाई उसमें से मैक्सिमम पॉसिबल सूटेबिलिटी वाला वर्जन कॉल करे। हाँ, अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट ही डिफरेंट हैं तो फिर वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो एरर देगा। अगर आर्गुमेंट, नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैच हो रहे हैं, फिर वो कोशिश करेगा कि भाई इनको किसी तरीके से मैं फिट कर दूं। हाँ, उसमें एरर लॉस हो रहा है, एरर कह रहा हूँ मैं, डाटा लॉस हो रहा है भाई, आप फ्लोट वैल्यू दे रहे हो लेकिन वो इंट में उठा रहा है, तो डाटा लॉस तो है। यहाँ तो मैंने 0 लिख दिया, मान लो यहाँ पर कोई आगे डिजिट होते तो उनका तो लॉस था, प्रिसीजन लॉस तो था, तो प्रिसीजन लॉस हो सकता है टाइप कन्वर्जन में, आपको बताया हुआ है। 2 तरीके की टाइप कन्वर्जन है, ऐसी कन्वर्जन्स जिनमें प्रिसीजन लॉस हो जाता है और ऐसी कन्वर्जन जिनमें प्रिसीजन लॉस नहीं होता। इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, कोई प्रिसीजन लॉस नहीं है। 500 है, 500 को आप 500.0 लिख दो, फ्लोट बन गया वो, कोई प्रिसीजन लॉस नहीं है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट, इसका बिहेवियर आपको स्टडी करना होगा। तो प्रैक्टिकल में क्या करोगे भाई, आप ऐसा मल्टीपल फंक्शन लिखोगे, पॉलीमॉर्फिक फंक्शंस, ओवरलोडेड फंक्शन, डिफरेंट टाइप की आर्गुमेंट्स, और फिर उनको कॉल करते वक्त डिफरेंट टाइप की आर्गुमेंट से उसको ट्राई करोगे कि भाई ऐसी आर्गुमेंट देने पे कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, ऐसी आर्गुमेंट देने पे एरर दे रहा है, ऐसी आर्गुमेंट देने पे डाटा लॉस, प्रिसीजन लॉस हो रहा है, या उसका बिहेवियर कैसा है, ये आप प्रैक्टिकली करके देख लोगे। ओवरलोडिंग हो गई क्लियर? अब मैंने ओवरलोडिंग इसलिए समझाई थी आपको कि आगे जो परसों करवाया था लास्ट वीक कंस्ट्रक्टर, उसको मैं बढ़ा सकूं, उसको मैं आगे ले सकूं। ओवरलोडिंग बताना जरूरी था उसके लिए। कंस्ट्रक्टर याद है ना, क्या था कंस्ट्रक्टर? क्लास का एक ऐसा मेंबर फंक्शन जो अपने आप कॉल हो जाएगा, अपने आप रन हो जाएगा। तो अपने आप ऐसे तो है नहीं कि भाई सुता सुता उठ के कॉल हो गया। तो कब होगा कॉल? जब उस क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम, मेन में उस क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये मैंने आपको समझाया था कि भाई फंक्शन के, कंस्ट्रक्टर क्या है, एक फंक्शन ही है, और फंक्शन का काम ये होता है भाई अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करवाना। जब फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, कॉलिंग में उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है।
तो हम बॉडी एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। क्यों करवाना चाहते हैं? ऑटोमेटिकली क्यों करवाना चाहते हैं? क्या हमारा मकसद क्या है? कि भाई उसकी वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट की वो दी जा सके, वो असाइन हो जाए, अपने आप हो जाए। नहीं तो पहले हमें सेट वैल्यू फंक्शन, सेट वी फंक्शन एक्सक्लूसिवली कॉल करना पड़ता था डॉट ऑपरेटर लगा के। अब उसकी जरूरत नहीं रहेगी। वैल्यू सेटिंग वाला काम कंस्ट्रक्टर में हम अपने आप करवा देंगे, अपने आप हो जाएगा। लेकिन हम नहीं करवाना चाहते तो कोई बंदिश नहीं है इसमें, टेक्निकली कोई फोर्स नहीं है कि भाई आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर वाले फंक्शन में आप जो चाहो लिखो, जो लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसका काम तो एग्जीक्यूट करना है। तो अब मैं आपको कंस्ट्रक्टर में ही आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो आप कंस्ट्रक्टर को अगर मैं यूज करूँगा ना, तो आप समझ लो ये बात कि अगर आपने अपनी क्लास की डेफिनेशन में, क्लास की बॉडी में कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया, तो फिर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त कंपाइलर की मजबूरी हो जाएगी कि हर ऑब्जेक्ट के को क्रिएट होने पर वो उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करे। ये उसकी टेक्निकल मजबूरी हो जाएगी। अगर आपके क्लास की डेफिनेशन में आपने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर रखा है, कंस्ट्रक्टर को बना रखा है, कंस्ट्रक्टर को बता रखा है, तो फिर हर ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पे वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ही होगा, वो बच नहीं सकता। अब आप ये देखो, ये आपका मेन फंक्शन है। अभी तक आप क्या करते आए थे? अब मैं मतलब एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं। अभी तक हम क्या करते थे कि इंट वेरिएबल क्रिएट किया, इंट टाइप का आई वेरिएबल, और इसको यहां पर वैल्यू दे दी। दे सकते थे, देते थे, ना दें तो भी कोई बात नहीं भाई, आगे दे देंगे। लेकिन अगर हम यहीं पे इसकी क्रिएशन के वक्त ही वैल्यू दे देते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, वैल्यू असाइनमेंट एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। वैल्यू असाइनमेंट एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। इधर वेरिएबल का प्लॉट कटा मेमोरी में, इधर उसको वैल्यू मिल गई। अलग से आपको असाइनमेंट स्टेटमेंट की मदद से वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। तो जो बेसिक डाटा टाइप्स थे हमारे, उनमें तो हम ऐसा कर लेते थे। अब बात है क्लास की, ऑब्जेक्ट की। आपने टेस्ट क्लास बना रखी है, बना दूंगा मैं यहाँ पे, और टेस्ट क्लास की T1 ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया। ये ऐसा ही है इंट आई जैसा। तो इंट आई वाला काम तो हमारा हो गया। लेकिन अब मैं ये कहता हूं कि भाई जैसे इंट आई इजिकल टू 10 किया था मैंने, वैसे ही मैं इस टेस्ट T1 इजिकल टू इसकी वैल्यू, मान लो इसके अंदर एक ही डाटा मेंबर है इंट टाइप का, अभी बना रहा हूं मैं, तो उसकी वैल्यू देनी है। तो उसकी वैल्यू मैं मान लो 10 ही दे देता हूं। तो ये 10 वैल्यू इस T1 ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाए, चली जाए। T1 ऑब्जेक्ट के अंदर जो आई नाम का कमरा है, उस कमरे में 10 वैल्यू सेट हो जाए। तो ऐसा मैं करना चाहता हूं। ऐसी मेरे को लोगों से रिक्वायरमेंट आ गई कि भाई सी में तो हम कर लेते थे ऐसा, आप C++ में अपनी टाइप बनाना चाह रहे हो, आप बना रहे हो, लेकिन इसके वैसे की वैसे अब बिहेवियर तो करो। जैसा बिहेवियर इंट का है वैसा ही सारा 100% बिहेवियर इसका होना चाहिए। तो मैं ऐसा करने के भी काबिल हो जाऊं। ये कैसे होगा? ये होगा विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। कैसे? अब मैं बना रहा हूं।
ये मैंने क्लास टेस्ट बनाई, इसके अंदर एक वेरिएबल इंट आई, एक कमरा, ये जो वेरिएबल है डाटा है, ये समझ लो ये जब क्लास की ऑब्जेक्ट बनेगी, ऑब्जेक्ट तो क्या करेगी, एक पूरा प्लाट काट देती है, पूरे घर का प्लाट। उस प्लाट के अंदर नक्शा क्या होगा, कमरे कौन कौन से बनेंगे, वो इसके डाटा मेंबर बताते हैं। तो ये डाटा मेंबर जो हैं बेसिकली कमरे हैं। तो मैंने एक कमरे का प्लाट मेरा कटेगा, ये प्राइवेट एरिया में हो गया। पब्लिक में अब मैं कंस्ट्रक्टर लिखता हूं, तो मैंने इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि भाई मुझे ऐसा करवाना है काम, तो मैं कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूं। कंस्ट्रक्टर कैसे लिखेंगे, जो नाम क्लास का, पहली बात तो रिटर्न टाइप नहीं लिखनी, उसकी लिखनी ही नहीं, और नाम उसका क्लास वाला रहेगा। तो टेस्ट अब यहां मैं इनपुट आर्गुमेंट क्या लिखूं, पैरामीटर क्या दूंगा, मैं क्या चाहता हूं कि भाई मैं एक वैल्यू यहां पर जो ये 10 मिल रही है, मैं इसको रिसीव करूंगा। मतलब कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या करता है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रही है उस वक्त ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये हम जानते हैं। तो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हो गई, और इसके आगे जो वैल्यू लिखी हुई है वो वैल्यू उस कंस्ट्रक्टर को एज आर्ग्यूमेंट पास हो जाती है। ये उसका मैकेनिज्म है कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही तो है एक, ऑब्जेक्ट ने उसको कॉल कर लिया, T1 ऑब्जेक्ट ने कॉल किया। कब कॉल कर रही है ये, बाद में नहीं कॉल कर सकेगी, अभी कॉल कर सकती है। कब, जब ये क्रिएट हो रही है। क्रिएशन के टाइम ऑब्जेक्ट जो है कंस्ट्रक्टर को कॉल करती है, फंक्शन को कॉल करना ही पड़ेगा। तो T1 ऑब्जेक्ट ने फंक्शन को कॉल किया और एक आर्ग्यूमेंट दे रही है, एक आर्ग्यूमेंट उसको दे रही है। तो मैं अब एक आर्ग्यूमेंट को रिसीव करने के लिए एक पैरामीटर बनाऊंगा यहां, इंट आई, और इसको ए कर लो, आप कंफ्यूज नहीं होगे, ए कर लो इसको। और क्या काम कर रही है कि जो वैल्यू ए ने रिसीव की है उस वैल्यू को इस कमरे को दे देगी। तो आई की वैल्यू ए सेट हो जाएगी। ये कंस्ट्रक्टर हो गया मेरा, ये कंस्ट्रक्टर हो गया। दोबारा समझ लो, मैंने टेस्ट क्लास बनाई, टेस्ट क्लास में एक डाटा मेंबर डिक्लेयर किया, क्रिएट किया, और एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। कंस्ट्रक्टर जो है एक आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा, एक पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर है। तो वो आर्ग्यूमेंट उसको कैसे मिलती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही, क्रिएट होते वक्त ही कॉल करती है कंस्ट्रक्टर को। तो T1 ऑब्जेक्ट क्रिएट होते वक्त कंस्ट्रक्टर कॉल करेगी, उसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए, वो आर्ग्यूमेंट उसने इज इक्वल टू 10 देकर पुगा दी। ये 10 वैल्यू इस ए को चली जाएगी, आगे जो है आई कमरा वो ए वाली वैल्यू रिसीव कर लेगा। ये प्रोसेस क्लियर हो गया। दोबारा समझाऊं, मेमोरी की तरफ से समझाऊं। ये मेमोरी है, मेमोरी में टेस्ट T1 ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पर ये प्लाट कट गया। कितने साइज का प्लाट कटा, जितने उसके डाटा मेंबर्स डिमांड करेंगे। डाटा मेंबर कितनी डिमांड कर रहे हैं, 2 बाइट की, इंट 2 बाइट कंज्यूम करता है। तो 2 बाइट का प्लाट कट जाएगा। इस प्लाट का नाम क्या होगा, T1। इस प्लाट के अंदर नक्शा क्या बनेगा, सिर्फ एक कमरा ही बनेगा, उस कमरे का नाम क्या होगा, आई होगा। तो अंदर जो है इसकी बाउंड्री के साथ साथ ही पूरी की पूरी बाउंड्री के साथ अंदर कमरा बन गया।
और इस कमरे का नाम आई हो गया। टेस्ट ने T1 ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। T1 ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पर तो मेमोरी में प्लॉट कट गया, कमरा बन गया, लेकिन इस कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर लिया, T1 ने कॉल कर लिया। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फंक्शन को कॉल कर रही है तो उसकी जो पैरामीटर्स हैं, मुंह खुले हुए हैं, एक मुंह खुला हुआ है, उसमें रोटी डालने का काम भी तो उसकी ड्यूटी है। तो इसने इसको वैल्यू देनी है ए को। वो वैल्यू कैसे दे रही है, ये मॉडल समझा रहा हूं मैं। वैल्यू कैसे देगी, इज इक्वल टू, अब मेरा इसका बिहेवियर उस इंट जैसे बिहेवियर से 100% मैच कर गया। पहले मेरे को ताना देते थे कि भाई हम तो इंट आई इज इक्वल टू 10 कर सकते हैं, तू अपनी क्लास में करके दिखा ऐसे। लो मैंने कर दिया, कंस्ट्रक्टर बनाया, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, वैल्यू उसकी 10 चली गई, वो जाके उसकी वैल्यू अंदर सेट हो गई। क्लियर? तो अब मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया जी। अब इसकी समस्याएं देखो। अच्छा 2 मिनट 5 मिनट और लूंगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, रह जाएगा नहीं तो। अब इसकी समस्याएं देखो। आपने T1 को तो 10 वैल्यू दे दी, कोमा, T2 को आपने कोई वैल्यू नहीं दी। जरूरी नहीं है सभी को वैल्यू दो। सर मेरे को, अच्छा 2 मिनट और दे दो। T2 को तो वैल्यू नहीं दी, लेकिन ये तो कंस्ट्रक्टर कॉल करेगी। ऑब्जेक्ट अगर है, और मैंने बताया आपको, एक भी कंस्ट्रक्टर अगर आपने बना रखा है, या तो कंस्ट्रक्टर बनाओ ही मत, अगर कंस्ट्रक्टर बना रखा है तो भाई उसको कॉल करेगी। तो अब ये इसको कॉल करेगी। अब ये तो वैल्यू मांग रहा है, आप वैल्यू दे नहीं रहे, गड़बड़ हो गई। तो इस गड़बड़ को टिकाने के लिए, इसका निपटारा करने के लिए आपको एक और कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। सेकंड कंस्ट्रक्टर वो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, वो कोई इनपुट नहीं ले रहा। ये T2 के वक्त कॉल होगा, T2 के वक्त कॉल होगा तो एरर नहीं आएगी, साइलेंटली कॉल हो जाएगा, चुप चुपाला कॉल हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपने इसको खाली रखना है, इसके बॉडी को आप इसमें लिख सकते हो कुछ भी, सिर्फ इनपुट आर्ग्यूमेंट सिग्नेचर फर्क करना है। नो आर्ग्यूमेंट वाला, नो पैरामीटर वाला सिग्नेचर, कोई पैरामीटर वाला सिग्नेचर, ताकि अगर आप बिना वैल्यू के कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करो तो ये कॉल हो जाए। यहाँ पे मैसेज आप जितना मर्जी देना चाहो दे सकते हो। चलो बंद करो, आ जाओ सर, आ जाओ।